3-4 दिन गुजर गए। इस दौरान चौधरी अमीन इस तरफ नहीं आया था। मैं समझ गया था कि उसके दिल में किसी किस्म का खौफ है। 2-3 दिन और गुजर गए और फिर एक रोज शाम के वक्त मैं खुद उसके दफ्तर में पहुंच गया। मुझे देखकर उसके चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन उसने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। मैं तकरीबन आधा घंटा वहां बैठा रहा। इस दौरान मैंने उस रात का जिक्र तक नहीं किया। मैंने उठते हुए कहा, अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ, और हाँ, दफ्तर बंद करके मेरे यहाँ आ जाना। मैं तुम्हें अपनी मॉडल टाउन वाली कोठी की फाइल दिखाना चाहता हूँ। अब मैंने उस कोठी को बेचने का हतमी फैसला कर लिया है। फाइल देख लो तो बात आगे बढ़ाई जाए। मेरे उसके दफ्तर से जाने से चौधरी का हौसला कुछ बढ़ा, इसलिए 9:30 बजे के करीब वो दफ्तर बंद करके मेरे यहाँ गया। इस मर्तबा उसने अक्लमंदी की कि कार अपने दफ्तर के सामने वाली गली में छोड़ा। खाना खाने के बाद मैं मॉडल टाउन वाली दोनों कोठियों की फाइल ले आया। वो काफी देर तक दोनों फाइलों का मुताला करता रहा, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, ये दोनों कोठियां तो मोहम्मद इलियास के नाम पर हैं। आपका तो कागजात में कहीं नाम भी नहीं है, पावर ऑफ अटर्नी भी नहीं है। मैंने सर को हरकत दी, कहा हाँ, उसके बावजूद तुम्हें ये दोनों कोठियां फरोख्त करनी है। मैं तुम्हें पस मंजर बता देता हूँ, तुम्हें सूरत हाल समझने में आसानी रहेगी। मैंने कहा, इन दोनों कोठियों का मालिक मोहम्मद इलियास स्मगलर था। उसे गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। उसकी पहली बीवी चंद महीने पहले एक एक्सीडेंट में हलाक हो गई थी। दूसरी बीवी रजिया की शादी इलियास की मौत से चंद हफ्ते पहले हुई थी। रजिया का ताल्लुक भी स्मगलरों के एक गिरोह से है। उसका माजी भी दागदार है। बहुत अरसा पहले होने वाले कत्ल के एक केस में उसका नाम है। अगर देखा जाए तो कानूनी तौर पर रजिया ही इस जायदाद की वारिस बनती है। इलियास का कोई और करीबी रिश्तेदार भी नहीं है जो इस जायदाद का दावेदार हो। लेकिन रजिया अदालत में विरासत की दरखास्त भी नहीं देना चाहती कि उसका अपना माजी दागदार है और उसको खदशा है कि वो खुद किसी चक्कर में न फंस जाए। इसलिए वो सूरत हाल को जूं का तूं रखे हुए है और शौहर के नाम पर ही जायदाद पर काबिज है। यूं तो उसकी और भी बड़ी प्रॉपर्टी है, मगर तुम्हें ये दोनों कोठियां फरोख्त करनी है। कोई ऐसा गाहक तलाश करो जो ज्यादा मीन मेख न निकाले। चौधरी अमीन ने कहा, यह मुमकिन नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने इस बिजनेस में आज तक बददियानती नहीं की। मेरी एक साख है, और फिर कोई ऐसा गाहक भी मिलना मुमकिन नहीं जो तफसील में जानने की कोशिश न करे। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, सोच लो, इस डील में तुम्हें 20% कमीशन मिल सकता है। उसने गहरा सांस लेते हुए कहा, सॉरी सर, मैं तो आपको बहुत शरीफ आदमी समझता था, लेकिन आप तो फ्रॉड में मुझे भी फंसाना चाहते हैं। मैंने कहा, तुम्हारी गर्दन तो फंस चुकी है। मैं भी तुम्हें शरीफ आदमी ही समझता था, लेकिन मेरी अदम मौजूदगी में भी तुम मेरे घर में आते रहे हो, और तुम्हारी शराफत का एक सबूत तो ये है। मैंने जेब से तस्वीर निकालकर उसके सामने मेज पर रख दी। चौधरी अमीन ने तस्वीर उठाकर देखी तो उसका चेहरा धुआं हो गया, आंखों में वहशत सी भर गई। बोला, ये मैंने कहा, तुम्हारी ही तस्वीर है। अगर तुम्हारी ये तस्वीर तुम्हारी बीवी और रिश्तेदारों के पास पहुंच जाए तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? क्या तुम समझते हो कि उसके बाद भी तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास रहेगी और तुम्हारी 11 साल की बच्ची पर उसका क्या असर पड़ेगा? वो बोला, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। मैंने कहा, मुझे मारकर भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मैंने उसके हाथ से तस्वीर ले ली। मुझे अंदेशा था कि वो गुस्से में तस्वीर को फाड़ न दे। पोलराइड तस्वीर का तो नेगेटिव भी नहीं होता। मैंने कहा, मैं ये तस्वीर लिफाफे में डाल देता हूँ, तुम चाहो तो इसे अपने पास रख सकते हो। मेरे पास इसकी बहुत सी कॉपियां हैं जिन्हें मैं तुम्हारे रिश्तेदारों में बांट सकता हूँ। वो चंद लम्हे खूंखार नजरों से मेरी तरफ देखता रहा, फिर धड़ से सोफे पर गिर गया। बोला, तुम वाकई बहुत कमीने और नीच आदमी हो। मैंने कहा, मेरे कमीने और नीच होने में कोई शुबा नहीं, लेकिन मुझे गालियां देने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मतलब की बात करो, तुम इस काम के लिए तैयार हो या नहीं? वैसे इसमें तुम्हारा फायदा ही फायदा है। थोड़ी सी मेहनत और 20% कमीशन, लाखों रुपए का मामला है, और दूसरी तरफ ऐसी जिल्लत और रुसवाई के जो तुम्हें खुदकुशी पर मजबूर कर देगी। वो मुर्तसी आवाज में बोला, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। मैंने कहा, मैं तुम्हें सोचने के लिए कल शाम तक की मोहलत दे सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। तुम तो इस बिजनेस की ऊंच नीच को अच्छी तरह समझते हो। वैसे ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं है। इन दोनों फाइलों में इलियास के शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपियां मौजूद हैं। कागजात के साथ रजिस्ट्रार के सामने चंद हजार के नोट रखोगे तो वो नजरें उठाकर देखेगा भी नहीं कि प्रॉपर्टी खरीदने वाला कौन है और बेचने वाला कौन। वो बोला, ठीक है, मैं कल शाम को तुम्हें जवाब दूंगा। फिर वो ज्यादा देर वहां नहीं बैठा। मैं उसे दरवाजे तक रुखसत करने गया और गेट बंद करके आ गया। नरगिस ने कहा, क्या वो हमारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट तो नहीं करेगा? मैंने कहा, वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। अगर वो पुलिस के पास गया तो उसकी अपनी ही रुसवाई होगी। मैंने वो फाइलें अलमारी में रख दी और तस्वीर अलग से संभाल ली। अगले रोज शाम को चौधरी अमीन खुद नहीं आया, लेकिन उसने फोन पर बता दिया था कि वो हमारा काम करने को तैयार है। मैंने कहा, गुड।
मुझे तवक्को थी कि तुम जो भी फैसला करोगे बहुत सोच समझ कर करोगे, लेकिन मेरा ख्याल है फोन पर तफसील से बात नहीं हो सकती। तुम अपना दफ्तर बंद करके मेरे यहाँ जाओ, आराम से बैठकर बात करेंगे। उसने मुर्दा से लहजे में जवाब दिया, ठीक है मैं आ जाऊंगा। 9:30 बजे के करीब वो हमारे यहाँ पहुंच गया। एक मर्तबा फिर फाइलें निकाल ली गईं। मैंने पूछा, तुम्हारे ख्याल में इन दोनों कोठियों की मालियत कितनी होगी? उसने कहा, इसका अंदाजा कोठियों को देखने के बाद ही लगाया जा सकता है। मैंने कहा, ठीक है, कल सुबह मैं साथ जाकर तुम्हें बाहर से दोनों कोठियां दिखा दूंगा, उसके बाद उनकी मालियत तय कर लेंगे। उसने कहा, वो तस्वीरें और नेगेटिव? मैंने कहा, वो तस्वीरें मेरे पास तुम्हारी अमानत हैं। सौदा होने के बाद रकम मिलते ही तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी, लेकिन इस दौरान अगर तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की। मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। इस दौरान नरगिस चाय बनाकर ले आई, लेकिन चौधरी अमीन इस कदर नाराज था कि चाय पिए बगैर रुखसत हो गया। एक हफ्ता गुजर गया। इस दौरान मैं जीरे ब्लेड से भी राब्ते में रहा। उसने 2 आदमियों को शाहजी के पीछे लगा दिया था। एक तो नसरू था और दूसरे का ताल्लुक शाहजी के सिंडिकेट ही से था। और फिर मजीद एक हफ्ता गुजरने के बाद जीरे ब्लेड ने इत्तला दी कि 10 दिन बाद रंगों की एक बहुत बड़ी खेप साउथ अफ्रीका जाने वाली है। ये माल जनूबी अफ्रीका की बंदरगाह केप टाउन के लिए बुक करवाया जाएगा। जीरे के मुताबिक लाहौर की ड्राई पोर्ट से बुक करवाया जाएगा, जहां से कराची भेजा जाएगा और कराची की बंदरगाह से केप टाउन जाने वाले जहाज पर लाद दिया जाएगा। मैंने फौरन ही मंसूबा बंदी शुरू कर दी। मैं शाहजी के सिंडिकेट का ये सामान कराची की बंदरगाह पर पकड़वाना चाहता था और इसके लिए कराची जाना जरूरी था। मैं चौधरी अमीन पर दबाव बढ़ाने लगा कि जल्द से जल्द कोई गाहक तलाश करे और आखिरकार 3 दिन बाद उसने बताया कि एक ऐसी पार्टी मौजूद है जो इस किस्म के घपले के सौदे करती है, लेकिन कीमत वो नहीं मिलेगी जो मैं लेना चाहता। उस पार्टी से भी मेरी मुलाकात करवा दी गई। उनसे गुफ्तगू के दौरान पता चला कि उनका धंधा ही ये था। उन्होंने बड़े बड़े फ्रॉड किए थे, लेकिन कभी पकड़े नहीं गए थे। इसकी वजह यह थी कि इन घपलों में मुतल्लिका अफसरान भी शामिल होते थे और उन्हें घर बैठे उनका हिस्सा मिल जाया करता था। दोनों कोठियों की मालियत 2 करोड़ से ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने दोनों के लिए 1 करोड़ की ऑफर दी। खींचतान कर बात 1 करोड़ 25 लाख तक पहुंच गई। 3 दिन बाद डील हो गई। कागजात 2 साल पहले की तारीख में तैयार किए गए थे। ये मोहम्मद इलियास की तरफ से पावर ऑफ अटर्नी थी और मैंने रजिस्ट्रार के सामने इलियास के नाम से दस्तखत किए थे। रजिस्ट्रार ऑफिस का हेड क्लर्क इस डील में शामिल था। उसने पावर ऑफ अटर्नी का इंदराज भी 2 साल पुराने रजिस्टर में किया था। मैंने 1 करोड़ की रकम वसूल कर ली। 25 लाख चौधरी अमीन को बतौर कमीशन दिए और वो तस्वीर भी उसके हवाले कर दी। उसने कहा, बाकी तस्वीरें और नेगेटिव? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम इस तस्वीर को गौर से देखते तो तुम्हें उसी दिन पता चल जाता कि ये पोलराइड कैमरे की तस्वीर है और पोलराइड कैमरे से खींची गई तस्वीर का नेगेटिव नहीं होता। ये वाहिद तस्वीर है जो उस रोज अगर तुम अपने कब्जे में ले लेते तो मैं तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकता। चौधरी अमीन तस्वीर को उलट पलट कर देखने लगा और फिर उसके मुंह से गहरा सांस निकला। मैंने उसी रात वो कोठी छोड़ दी। जीरे ब्लेड से पहले ही तय हो चुका था। उसने बागबान पूरे में हमारे लिए एक मकान का बंदोबस्त कर रखा था। रवाना होने से पहले मैंने फोन पर जीरे ब्लेड को इत्तला दे दी थी। वो सिंहपुरा मोड़ पर हमारा मुंतजिर था और फिर उसके साथ हक नवाज रोड से मुल्हिक एक गली में वाक़े उस मकान तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। मकान ज्यादा बड़ा नहीं था। 2 कमरे थे और सामने मुख्तसर सा सहन था, जिसके एक तरफ बावर्ची खाना था और दूसरी तरफ टॉयलेट। बावर्ची खाना तो फिर भी कुछ ढंग का था, लेकिन टॉयलेट बस एवं सा ही था। ईंटों की दीवार खड़ी करके टाट का पर्दा लटका दिया गया था। ऊपर छत भी नहीं थी। इस घर में सरकारी नल भी नहीं था। बावर्ची खाने से जरा आगे सहन में हैंड पंप लगा हुआ था, जिसके नीचे प्लास्टिक की एक बाल्टी पड़ी हुई थी। जीरे ने जरूरी चीजों का बंदोबस्त पहले ही कर रखा था। दोनों कमरों में एक एक चारपाई थी, जिन पर गद्दे और खेस वगैरह तह करके रखे हुए थे। बावर्ची खाने में गैस का चूल्हा लगा हुआ था और जरूरत के सिर्फ चंद ही बर्तन थे। वैसे राशन इतना था कि हम हफ्ता 10 दिन गुजारा कर सकते थे। जीरे ने कहा, मैं तुम लोगों के लिए किसी कोठी का बंदोबस्त भी कर सकता था, लेकिन ये जगह सबसे ज्यादा महफूज है। ये गरीब और मजदूर तबके की आबादी है। हर शख्स 2 वक्त की रोटी कमाने की फिक्र में लगा रहता है। उन्हें ये जानने की फुर्सत ही नहीं मिलती कि उनके पड़ोस में कौन आया है या कौन गया है। वैसे भी तुम लोगों को कौन सा ज्यादा अरसा रहना है, 2-4 दिन की तो बात है। मैंने कहा, यह तुमने वाकई अक्लमंदी का सबूत दिया है। वो लोग हमें पौश इलाकों में तलाश करते रहेंगे, इस तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। वैसे इस वक्त खाने का क्या बंदोबस्त है? मुझे तो बड़े जोर की भूख लग रही है। दोपहर को भी कुछ नहीं खाया। जीरे ने कहा, अभी तो मैं किसी होटल से खाना ले आता हूँ। सुबह नाश्ता तुम लोगों को खुद ही तैयार करना होगा। थोड़ी देर बाद वो मकान से चला गया। मैं एक बार फिर मकान का जायजा लेने लगा। सुर्ख ईंटों से बना हुआ यह मकान बहुत खस्ता हालत में था। दीवारों में कई जगह ईंटें भुरभुरा गई थीं। दरवाजे अगरचे खासे वजनी थे, मगर उनके कब्जे जवाब दे चुके थे।
اور غالباً کچھ ہی عرصے کے مہمان تھے۔ مکان کی حالت دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس مکان کی تعمیر سے اب تک اس کی دیکھ بھال پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ دونوں کمروں کی دیواروں میں ہضمی الماریاں بنی ہوئی تھیں، مگر ان کے دروازے وغیرہ نہیں تھے۔ میں نے ایک کمرہ جو زیادہ بہتر حالت میں تھا منتخب کر لیا اور دوسرے کمرے سے بھی چارپائی لا کر اسی کمرے میں ڈال دی۔ ہمارے پاس صرف ایک سوٹ کیس تھا جس میں ہمارے دو جوڑے کپڑوں کے علاوہ سارا اثاثہ موجود تھا۔ راجستھان سے لائے ہوئے قیمتی زیورات، رضیہ کے گھر سے لائی ہوئی رقم اور کوٹھیوں کی فروخت سے حاصل ہونے والے 1 کروڑ روپے، سب کچھ اسی سوٹ کیس میں تھا۔ نرگس نے وہ سوٹ کیس الماری کے سلیب پر رکھ دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جیرا کھانا لے کر آ گیا۔ وہ دودھ کے 2 ڈبے اور ڈبل روٹی وغیرہ بھی لے آیا تھا تاکہ صبح کے ناشتے کے لیے ہمیں باہر نہ جانا پڑے۔ جیرے نے بھی ہمارے ساتھ ہی کھانا کھایا اور پھر شام کو آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا۔ میں نے صحن والا دروازہ بند کر کے کنڈا چڑھا دیا اور کمرے میں آ کر ایک چارپائی پر نیم دراز ہو گیا۔ نرگس دوسری چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، مجھے تو یہاں ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، کس بات کا ڈر؟ گنجان آبادی کا علاقہ ہے، ایسی جگہوں پر تو چور بھی کوئی ہمت نہیں کرتے۔ وہ بولی، مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ وحشت تو مجھے بھی ہو رہی تھی۔ 11 بجے کے بعد تو سناٹا چھا گیا تھا۔ یہ علاقہ تنگ اور پرپیچ گلیوں پر مشتمل تھا۔ کبھی کبھار کوئی آدمی سامنے والی گلی سے گزرتا تو کسی آوارہ کتے کے بھونکنے کی آواز بھی سنائی دے جاتی اور اس کے بعد پھر خاموشی چھا جاتی۔ نرگس محض اس لیے باتیں کر رہی تھی کہ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ بولی، رضیہ کو جب پتہ چلے گا کہ اس کی دونوں کوٹھیاں بک چکی ہیں تو اس کی حالت قابل دید ہوگی۔ بولی، کاش میں اس وقت وہاں موجود ہوتی اور اسے اپنے بال نوچتے ہوئے دیکھ سکتی۔ میں نے کہا، اگر تمہیں اپنے بال نچوانے کا شوق ہو تو میں تمہیں وہاں لے چلوں گا۔ نرگس بولی، میں لعنت بھیجتی ہوں اس پر۔ ویسے وہ دونوں کوٹھیاں تو تم نے جعلسازی سے فروخت کی ہیں، کیا وہ اس جعلسازی کے خلاف پولیس میں رپورٹ نہیں کرے گی؟ میں نے کہا، خیال تو تمہارا درست ہے، لیکن وہ پولیس کے پاس جانے کی ہمت نہیں کرے گی۔ جس پارٹی نے وہ دونوں کوٹھیاں خریدی ہیں ان کا تعلق گجر خاندان سے ہے اور ان کا دھندا ہی یہ ہے کہ وہ بڑے جگرے والے لوگ ہیں۔ وہ ایسے ہی لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں، ایسی جائیدادیں خریدتے ہیں جو متنازع ہوں۔ ان کے آدمی ہر جگہ موجود ہیں جنہیں حصہ ملتا رہتا ہے اور ان کا کام ہوتا رہتا ہے۔ صرف 1-2 دن کی بات ہے، وہ لوگ قبضہ لینے پہنچ جائیں گے اور اس وقت رضیہ کی حالت واقعی قابل دید ہوگی۔ نرگس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، کاش میں اسے دیکھ سکتی۔ میں نے کہا، دیکھ سکتی ہو؟ خواب میں؟ اس لیے بہتر ہے کہ اب سو جاؤں۔ لیکن نرگس بہت دیر تک جاگتی رہی۔ میں کبھی کبھار ہوں ہاں میں اس کی بات کا جواب دیتا اور پھر میری آنکھ لگ گئی۔ اگلا دن بڑی بوریت میں گزرا۔ جیرے نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ یہاں کے لوگ اپنے کام سے کام رکھنے والے ہیں۔ انہیں صرف 2 وقت کی روٹی کی فکر تھی۔ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ ان کے پڑوس میں کون آیا ہے کون گیا ہے۔ دن بھر گلی میں بچوں کے کھیلنے اور شور مچانے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، مگر پڑوس کی کسی عورت نے ہمارے مکان کے دروازے میں جھانک کر بھی نہیں دیکھا۔ شام کا اندھیرا پھیلنے کے تھوڑی دیر کے بعد جیرا آ گیا۔ وہ کھانے پینے کی بہت سی چیزیں لے آیا تھا جن میں تکے اور چرگا بھی شامل تھا۔ اس طرح نرگس رات کا کھانا تیار کرنے سے بچ گئی۔ جیرا میرے سامنے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولا، تم نے بھوسے کے ڈھیر میں جو چنگاری پھینکی تھی اس نے شعلے بھڑکا دیے ہیں۔ میں نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، کہا، کیا مطلب؟ جیرے نے کہا، جس پارٹی کو تم نے کل دونوں کوٹھیاں فروخت کی تھیں وہ لوگ آج صبح 10 بجے رضیہ کی کوٹھی پر پہنچ گئے تھے۔ وہ تو بدماشوں اور غنڈوں کا ٹبر ہے۔ 8-10 آدمی اور 6-7 عورتیں تھیں جو کئی کاروں پر بھر کر وہاں پہنچے تھے۔ انہوں نے جب رضیہ کو بتایا کہ یہ کوٹھی انہوں نے 2 سال پہلے الیاس سے پاور آف اٹرنی پر خریدی تھی اور خریدار ملک سے باہر گیا ہوا تھا، ویسے بھی الیاس سے اس کی دوستی تھی اس لیے بھی اتنا عرصہ کوٹھی خالی نہیں کروائی گئی، لیکن اب انہیں ضرورت ہے اس لیے وہ قبضہ لینے آ گئے ہیں۔ رضیہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ پہلے وہ اسے کسی قسم کا مذاق سمجھی اور انہیں پولیس کے حوالے کر دینے کی دھمکیاں دینے لگی۔ سراج گجر نے اسے یہ کوٹھی خالی کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت دی ہے، جبکہ دوسری کوٹھی کے کرایہ داروں کو کوٹھی خالی کرنے کے لیے 1 مہینے کا نوٹس دیا گیا ہے۔ وہ لوگ تقریباً 1 گھنٹہ اس کوٹھی میں رہے اور آزادی سے گھوم پھر کر دیکھتے رہے۔ ان کے جانے کے فوراً بعد ہی رضیہ شاہ جی کے پاس پہنچ گئی۔ انہیں بہرحال پتہ چل گیا کہ وہ دونوں کوٹھیاں تم نے فروخت کی ہیں۔ شاہ جی کا پورا سنڈیکیٹ اس وقت تمہیں تلاش کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا، اور دوسرے کام کا کیا ہوا؟ جیرے نے کہا، ابھی شاید 4-6 روز لگیں گے، لیکن جیسے ہی کوئی بات کنفرم ہوگی میں تمہیں بتا دوں گا۔ ہم کافی دیر تک رضیہ ہی کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ وہ تو واقعی پاگل ہو رہی ہوگی۔ اس نے کتنی محنت سے یہ سب کچھ حاصل کیا تھا۔ اس دولت کے لیے تو اس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ عزت ہی عورت کی سب سے بڑی دولت ہے، لیکن اس نے عزت کو عیش و نشاط اور حصول زر کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ اسے سب کچھ ملا، اس نے عیش بھی خوب کیے، لیکن وہ سب کچھ اچانک ہی چھن بھی گیا۔ اس کا لالچ اسے لے ڈوبا۔ میرے پاس قیمتی زیورات دیکھ کر اس کی ہوس بھڑک اٹھی۔ اس نے مجھے دھوکہ دے کر وہ زیورات ہضم کرنے کی کوشش کی۔
जिसका नतीजा उसे इस तरह भुगतना पड़ा कि वो हर चीज से महरूम हो गई। 3 दिन और गुजर गए। नरगिस पर बेजारी सी तारी होने लगी। वो इस खोली नुमा मकान में पड़े पड़े तंग आ गई और फिर उसी रोज शाम से जरा पहले जीरा ब्लेड आ गया। वो आमतौर पर रात 8-9 बजे के करीब आया करता था और उस रोज शाम से पहले ही आ गया था। मुझे समझने में देर न लगी कि कोई खास बात जरूर है। जीरे ने किसी तमहीद के बगैर बताया, उनका माल आज ड्राई पोर्ट पर पहुंच चुका है। फिर जेब से कुछ कागजात निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिए। बोला, ये उन कागजात की नकल है। इससे पता चलता है कि माल भेजने वाला कौन है और जोहानिसबर्ग में ये माल किस कंपनी के नाम भेजा जा रहा है। मैंने कहा, ये कागजात तुमने कहाँ से लिए? वो बोला, ड्राई पोर्ट के एक क्लर्क से। इसके लिए 10,000 रुपए खर्च करने पड़े। मैंने कहा, और ये माल यहाँ से कराची के लिए कब रवाना होगा? जीरे ने कहा, 1-2 दिन बाद। मैं वो कागजात देखने लगा। रंगों के 5 लीटर वाले 500 डिब्बे थे। उन कागजात के मुताबिक तमाम जरूरी और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई थी। कोई भी घपला नहीं था। जीरा बोला, 500 डिब्बे हैं और हर डिब्बे में 4.5 लीटर रंग और आधा किलो हेरोइन है। करीब बैठी हुई नरगिस ने कहा, क्या हेरोइन रंग में मिलाई गई है? जीरे ने कहा, नहीं। हेरोइन का धंधा करने वाले स्मगलिंग के नए नए तरीके इख्तियार करते रहते हैं। रंगों के ये डिब्बे खास तौर पर तैयार किए जाते हैं। इनके पैंदे दोहरी सतह के होते हैं और इस दोहरी तह के अंदर हेरोइन छुपाई गई है। इस तरह 500 डिब्बों में 250 किलोग्राम हेरोइन मौजूद है। हेरोइन स्मगलिंग की रोकथाम के लिए भी अगरचे जदीद तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इंसानों के पेट से हेरोइन के कैप्सूल निकलवा लिए जाते हैं, तो क्या वजह है कि रंगों के डिब्बों में स्मगल होने वाली हेरोइन ना पकड़ी जा सके? असल बात यह है नरगिस बीबी, ऐसा धंधा करने वालों के हाथ बड़े लंबे होते हैं। दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक इनके आदमी मौजूद हैं और वैसे भी पैसे में बड़ी कशिश होती है। स्मगलिंग की रोकथाम करने वाले महकमे भी काली भेड़ों से भरे होते हैं। वो लोग इन महकमों में आते ही दौलत कमाने के लिए हैं। उन्हें सिर्फ ज़ाती मफाद से दिलचस्पी होती है। उन्हें इस बात से कोई गरज नहीं होती कि मनशियात की स्मगलिंग से दूसरे ममालिक में हमारे मुल्क की कितनी बेइज्जती होगी। ये हेरोइन लाहौर में तैयार नहीं होती, अफगानिस्तान से आती है। क्या वहां से यहां तक चेकिंग नहीं होती? कदम कदम पर चेक पोस्ट बनी हुई है। हाईवे पर भी गाड़ियों को रोककर चेकिंग की जाती है, मगर उसके बावजूद मन्नों के हिसाब से हेरोइन यहां तक पहुंचती है, आगे भी जाती है। तुम इन लोगों को नहीं समझ सकोगी नरगिस बीबी। यहाँ बड़े बड़े धंधे होते हैं जिनमें अक्ल दंग रह जाती है। मैंने मौजू बदलते हुए कहा, रजिया किस हाल में है? जीरा बोला, उसे दी हुई मोहलत में 3 दिन रह गए हैं। तुम्हारी तलाश में कुछ शिद्दत आ गई है। उन तमाम पुराने लोगों को भी तलाश किया जा रहा है जिनसे कभी तुम्हारा मामूली सा ताल्लुक रहा था। मैंने कहा, क्या यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ से टेलीफोन किया जा सके? जीरा बोला, हक नवाज रोड पर एक प्राइवेट पब्लिक कॉल ऑफिस है जो रात 11 तक खुला रहता है। मैंने कहा, ठीक है, मैं 9 बजे तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे एक जरूरी फोन करना है। वो लोग मेरे तमाम पुराने जानने वालों की निगरानी कर रहे हैं, लेकिन तुम? जीरा बोला, मैं इतने चक्कर लगाकर यहाँ आता हूँ कि अगर कोई मेरी निगरानी कर भी रहा होगा तो चकरा जाता होगा। तुम मुतमईन रहो, मेरा ताकुब करके कोई यहाँ नहीं आ सकता। हम देर तक इस मौजू पर बातें करते रहे। इस दौरान खाना भी खा लिया गया और फिर 10 बजे के करीब हम जीरे के साथ मकान से बाहर आ गए। नरगिस ने ताले लगाकर चाबी मुट्ठी में दबा ली। बाहर निकलने से पहले उसने बिस्तर की चादर उठाकर ओढ़ ली। तंग और अंधेरी गलियों से निकलकर हम हक नवाज रोड पर आ गए। वो पीसीओ ज्यादा दूर नहीं था। इत्तेफाक से उस वक्त वहां पर एक ही आदमी था। मैंने मेज पर रखा हुआ फोन अपनी तरफ सरका लिया और रजिया का नंबर डायल किया। कॉल फौरन ही रिसीव कर ली गई। आवाज रजिया की थी और फिर मेरी आवाज सुनकर वो भड़क उठी। खलीज गालियों का एक तूफान था जो उमड़ता चला आ रहा था। मैंने मौका पाकर कहा, बस, या कुछ और भी कहना चाहती हूँ? वो चीखी, बोली, तुमने मेरा कख नहीं छोड़ा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा, तो फिर सुबह मेरा इंतजार करना, मैं नाश्ता तुम्हारे पास आकर करूंगा। मैंने रिसीवर रख दिया, जेब से 5 का नोट निकाल कर मेज पर रखा और हम बाहर आ गए। बाहर आकर नरगिस ने पूछा, ये क्या हरकत थी? मैंने कहा, मैं उसे यकीन दिलाना चाहता था कि मैं लाहौर में ही मौजूद हूँ और मेरा यहाँ से भागने का कोई इरादा नहीं। हम बाजार में एक तरफ चलते रहे। उस वक्त अगरचे 10 बज चुके थे, लेकिन बाजार में रौनक थी। बेशतर दुकानें खुली हुई थी। हम मक्का चौक तक चले गए। मैंने मुख्तलिफ दुकानों से जरूरत की कुछ चीजें खरीदी। वापस आते हुए हम गली के मोड़ पर रुक गए। कुछ देर जीरे से बातें करते रहे और फिर उसे वहीं से रुखसत करके गली में दाखिल हो गए। घर आने के थोड़ी ही देर के बाद मैंने दाढ़ी साफ कर दी। नरगिस हैरत से मेरी तरफ देख रही थी। बोली, वैसे तो तुम दाढ़ी में भी स्मार्ट लगते हो, बगैर दाढ़ी के तो पप्पू लग रहे हो। वैसे तुमने दाढ़ी किस खुशी में साफ की? मैंने कहा, हम सुबह सवेरे यहाँ से जा रहे हैं। उन्हें दाढ़ी वाले नाजी की तलाश होगी। क्लीन शेव नाजी को उनमें से कोई नहीं पहचानता होगा। नरगिस बोली, लेकिन अगर पुलिस ने पहचान लिया तो?
میں نے کہا پولیس سے نمٹا جا سکتا ہے مگر شاجی اور رضیہ کے لوگوں سے نمٹنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ بولی کہاں کا ارادہ ہے، میرا مطلب ہے کہاں؟ میں نے کہا فیصل آباد۔ صبح سویرے ہم فلائنگ کوچ سے فیصل آباد کے لیے روانہ ہو جائیں گے اور کل شام نائٹ کوچ سے کراچی نکل جائیں گے۔ نرگس نے کہا تم نے جیرے کو جانے کے بارے میں نہیں بتایا۔ میں نے کہا ضروری نہیں سمجھا، اسے کراچی سے فون پر اطلاع دے دوں گا اور تم سوٹ کیس کا سامان اس بیگ میں رکھ لو جو ابھی بازار سے خرید کر لائے ہیں، خالی سوٹ کیس یہیں چھوڑ جائیں گے۔ نرگس نے فوراً ہی کام شروع کر دیا۔ اس نے سوٹ کیس کا سارا سامان نکال کر چارپائی پر بچھی ہوئی چادر پر پھیلا دیا اور پھر سلیقے سے اسی سامان کو بیگ میں بھرنے لگی۔ سب سے نیچے وہ تھیلا رکھا جس میں زیورات اور رضیہ کے گھر سے لوٹی ہوئی رقم تھی، اس کے اوپر نوٹوں کے بنڈل بچھا کر تولیہ بچھا دیا اور اس کے اوپر میرے اور اپنے کپڑے ڈال دیے۔ وہ رات تقریباً جاگتے ہوئے گزری اور پھر صبح 6 بجے کے قریب ہم گھر سے نکل آئے۔ دروازے کو تالا لگا کر چابی دیوار کے اوپر سے صحن میں پھینک دی۔ گلیوں سے نکل کر سڑک پر آتے ہی رکشا مل گیا جس نے آدھے گھنٹے میں بادامی باغ کے لاری اڈے پر پہنچا دیا۔ فیصل آباد جانے والی فلائنگ کوچ بھی فوراً ہی مل گئی اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بس لاہور سے نکل رہی تھی اور میں کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اب شاید کبھی لاہور آنا نصیب نہ ہو۔